तो आज हम लोग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुरू करने वाले हैं। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में जो बेसिकली क्या होता है, तीन कैटेगरीज करेंगे। एक है क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फिर स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, फिर है फुल केवाईसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। ये तीन प्रकार के होते हैं। क्लोज सिस्टम में होते हैं जिसमें जिस भी एंटिटी ने वो इशू किए हैं वो कुल मिलाकर अपने ही प्रोडक्ट्स को बेचने और सेल कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं से आप प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकते हो, उन्हीं से गुड्स खरीद सकते हो जिसने वो इशू किए हैं, और ये कैश विड्रॉल परमिट नहीं करते हैं। ये क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पर होते हैं, इसीलिए इसमें आरबीआई द्वारा सुपरविजन या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल कोई होटल है, कोई जैसे ताज होटल का एग्जांपल था ना, हमने वो देखा था। ताज होटल ने मान लीजिए कोई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दिया, या जैसे वो वाले होते हैं आपके फॉर एग्जांपल मैक्स वगैरह, आप शॉपिंग करते हैं, पेंटालून्स होते हैं, तो ये लोग भी आपको प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं कि आप उनके में रिचार्ज कर लो और फिर वो पैसा आप उन्हीं में यूज़ कर सकोगे और कहीं यूज़ नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसका आरबीआई से कोई मतलब नहीं है। फिर स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में क्या है, ये बैंक्स और नॉन बैंक्स दोनों इशू कर सकते हैं, लेकिन इन्हें जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होल्डर है उसके लिए मिनिमम डिटेल्स उसके लेने पड़ेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आप ये देख लीजिए कि जो चैप्टर है इसका नाम क्या है। ये हम लोग जेआईबी पेपर 2 में कर रहे हैं और इसका नाम है, ये मॉड्यूल सी बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसका नाम है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। ये सी का पार्ट 2 हम लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग डिस्क्लेमर देख लिया दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली, ओके। उसका स्मॉल प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ मतलब गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। इसमें कैश विड्रॉल वगैरह संभव नहीं है। इसमें दो कैटेगरी बताई गई, पीपीआई अप टू 10,000 और पीपीआई मोर देन अप टू, मतलब उसमें जो 10,000 तक की कैटेगरी है उसमें कैश लोडिंग फैसिलिटी के साथ में और बिना कैश लोडिंग फैसिलिटी, मतलब कैश डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, वो दोनों अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। मैक्सिमम जो है ये पीपीआई 10,000 में, इसमें मैक्सिमम 10,000 रुपये कैश डाल सकता है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग 10,000 हो सकता है और मैक्सिमम डेबिट भी 10,000 हो सकता है एक महीने में, यानी साल में टोटल 1,20,000। फिर हम मेन उस पर पीपीआई पर आते हैं जो कि है फुल केवाईसी पीपीआई, यानी कि प्रीपेड पे इंस्ट्रूमेंट फुल केवाईसी, जो कि हम और आप जनरली यूज़ करते हैं। इसमें पूरी कंप्लीट नो योर कस्टमर पॉलिसी का फॉलो किया जाएगा और इसमें वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी होता है, इसको वीसीआईपी बोलते हैं। ये रिलोड भी किया जाता है, इसे पैसा बार बार डाला सकता है। जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसमें हो किसी भी टाइम पे 2 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। 2 लाख से अंदर अंदर आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसमें रखना पड़ेगा, उससे ऊपर नहीं रख सकते। स्पेसिफिक कैटेगरीज क्या क्या है पीपीआई की, एक तो बताया गिफ्ट पीपीआई। गिफ्ट पीपीआई में देखा होगा अक्सर लोग कहते नहीं, आप कार्ड गिफ्ट कर दो कि मतलब उस पर आपने उसमें रिचार्ज कर 3,000 रुपये का कार्ड लिया और गिफ्ट कर दिया किसी को, फिर वो जाकर उस पर शॉपिंग कर सकता है, दीज आर गिफ्ट। या आप गोल्ड वगैरह की कंपनीज जो है, रिलायंस, तनिष्क, ये लोग भी बहुत इसको यूटिलाइज करते हैं गिफ्ट पीपीआई को। इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10,000 हो सकती है हर एक गिफ्ट पीपीआई की। ये रिलोडेबल नहीं होती है, एक बार यूटिलाइज हो जाएंगे फिर खत्म हो जाएंगे। फिर पीपीआई फॉर मास ट्रांजिट सिस्टम। मास ट्रांजिट सिस्टम का मतलब, इनका मतलब क्या है, मेट्रोज वगैरह जो होते हैं उसके लिए। ये भी जो होते हैं ये आप ऑपरेट कर सकते हो, लेकिन इसमें आरबीआई से परमिशन कंपलसरी है। ये रिलोड भी होते हैं, इसमें 12 पैसे डाल सकते हो, इससे आपके टिकट वगैरह के पैसे कटते हैं, ट्रेन वगैरह के यूज़ कर सकते हो इसमें। लेकिन ये कहा गया कि मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग एक समय में 3,000 से ऊपर नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं कि आपने 10 लाख रुपये डाल दिया, ऐसा नहीं, 3,000 से ऊपर नहीं डाल सकते। क्या क्या की ऑपरेशनल रेगुलेशन है पीपीआई के लिए, एक तो लोडिंग, रिलोडिंग, इशूइंग, मतलब पीपीआई इशू करना, फिर उसको पैसे डालना, उसमें रिलोड बार बार डालना। इसके लिए पेपर वाउचर्स अलाउड नहीं है, मतलब ऑनलाइन ही होगा ये चीज़, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आईएनआर में, मतलब इंडियन रुपीज़ में ही डील करते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो भी बैलेंस होता है उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता है। वैलिडिटी रिडम्पशन के लिए कहा था कि जब भी आप रिचार्ज करते हो उसके बाद 1 साल तक ये वैलिड होते हैं, जो भी लास्ट रिलोडिंग होती है उसके हिसाब से। पीपीआई जिनमें जो इनएक्टिव रहते हैं बहुत लंबे समय तक, 1 साल से ऊपर के लिए, वो आरबीआई को इन्फॉर्म करने होते हैं, मतलब जो ओनर है पीपीआई कंपनीज के, उनको आरबीआई को इन्फॉर्म करना होगा। डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी कलेक्टेड के लिए कहा गया जो नॉन बैंक इशूअर है, जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो किसी एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा, जो किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ होगा। जो डे एंड बैलेंस होगा एस्क्रो अकाउंट का, वो ओवरऑल जो पीपीआई की आउटस्टैंडिंग है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए किसी ने पीपीआई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका यही है, आपका पेटीएम है, पेटीएम ने पीपीआई दे रखे हैं। अब उनके पास समझ लीजिए आपने टोटल 100 लोगों ने पैसे डाल रखे हैं, टोटल मान लीजिए 10 लाख रुपए उनके पास जमा है, या मान लीजिए 2 लाख रुपए जमा है, और एस्क्रो अकाउंट में केवल 1,50,000 है, तो ये नहीं चलेगा। एस्क्रो अकाउंट में 2 लाख से ऊपर रखने पड़ेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग उनके टोटल ओवरऑल 2 लाख से ऊपर है, इसलिए, ठीक है। किसी भी प्रकार के एस्क्रो अकाउंट को इंटरेस्ट नहीं अर्न कर सकता, वो एस्क्रो अकाउंट भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा। हालांकि उसका जो कोर पोर्शन है उसको इंटरेस्ट बेयरिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है, जो भी एडिशनल है वो, ठीक है। अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या बताए गए पीपीआई
पीपीआई के, पीपीआई जो है वो को ब्रांडिंग अरेंजमेंट में भी काम करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी HP पेट्रोल के पार्टनरशिप के साथ कार्ड निकल आते हैं, या फिर तनिष्क के साथ निकल आते हैं, तो क्या होता है उसे बोलते हैं को, या किसी रेस्टोरेंट के साथ निकल आते हैं कि आप इस रेस्टोरेंट में जाएंगे, हमारे साथ पार्टनर है इनका। तो ये सब क्या होते हैं, को ब्रांडिंग अरेंजमेंट होते हैं। ये को ब्रांडिंग इंडियन कंपनी के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ या बैंक के साथ भी किया जा सकता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए कहा गया है कि फुल KYC PPIs जो होंगे वो जो कि AD1 यानी ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक के द्वारा इशू किए गए, वो क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। शर्त यह है कि 10,000 से ऊपर एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, एक महीने में 50,000 से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आउटवर्ड ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है। सिर्फ फुल KYC वाले करेंगे, लेकिन 10,000 और 50,000 की लिमिट के साथ में। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब IMPS, UPI, नेफ्ट, RTGS, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का पार्ट है। जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे उनको अपना जो भी करंट बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, वो सब प्राप्त हो जाता है। चेकबुक वगैरह वो ऑर्डर कर सकते हैं, किसी चेक में कोई स्टॉप पेमेंट वगैरह लगाना है इंस्टेंटली, तो वो सब लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू। उसी तरह टेली बैंकिंग भी होती है। टेली बैंकिंग में डायल, कोई बैंक का डेडिकेटेड नंबर रहता है, इस पर आप डायल करते हैं, उसको पिन के थ्रू उसको वेरीफाई करवाते हैं अपनी आइडेंटिटी को, और उसके बाद उसमें बैलेंस इंक्वायरी, पिछले कुछ ट्रांजेक्शन का डिटेल्स, अपनी कोई चेकबुक इशू करवाने के लिए वो रिक्वेस्ट, या किसी पेमेंट, किसी चेकबुक को रोकना है, चेक को रोकना है, तो उसके लिए स्टॉप पेमेंट लगवाना, ATM का पिन जनरेट करना, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह, या मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह को जनरेट, वो चेंज करना या अपडेट करना, वो सब काम इसके थ्रू हो जाता है। किसके थ्रू? टेली बैंकिंग के थ्रू। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग क्या? इंटरनेट बैंकिंग से क्या है कि जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हैं वो सारे रिमूव हो गए, मतलब आप कहीं बैठ के कहीं का भी काम कर सकते हो। सबसे बड़ा इंटरनेट बैंकिंग क्या है, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल बैंकिंग में क्या कहा गया है कि मोबाइल बैंकिंग शुरू करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से RBI के थ्रू, RBI का जो है उससे परमिशन लेना कंपलसरी है। मोबाइल बैंकिंग में सबसे मेन रोल किसका होता है? MPIN का सबसे मेन रोल होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे UPI है, उसी तरह जो आपके जो स्मार्टफोन्स नहीं है, नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन है, उनके लिए USSD यानी *99# की सर्विसेज हैं, वो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके थ्रू भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं *99# के द्वारा, अगर आपके पास UPI इनेबल्ड फ़ोन नहीं है तो भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी E-कॉमर्स की बात हो रही। E-कॉमर्स की वजह से क्या है कि जो बैंक सेक्टर है उसको नए चैलेंजेस मिलते हैं भाई, जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, वो लोग भी तो अब क्रेडिट लिमिट दे देते हैं एडवांस में, अमेजोन पे बैलेंस वगैरह क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ करते हैं, या फ्लिपकार्ट भी अपने कार्ड्स इशू कर देता है या क्रेडिट बैलेंस देता है। तो ये सब एक तरह से E-कॉमर्स के बैंक्स के लिए नए चैलेंजेस हैं। नियो बैंकिंग नया कॉन्सेप्ट है, देखिए नियो बैंकिंग का मतलब क्या है कि इन बैंक्स की कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती हैं, सिर्फ ऐप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू इसमें अकाउंट खोला जाता है, और ये लोग जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं इंडिया में उनसे उनसे पार्टनरशिप करके आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि जुपिटर, FI शायद नहीं, जुपिटर शायद फेडरल का है, ठीक है, FI, फिर नियो, रेजर पे, एक्स, ये सब के सब इंडियन ट्रेडिशनल बैंक से पार्टनरशिप में बैंक्स काम कर। नियो बैंकिंग का मतलब क्या है कि फिजिकल ब्रांचेस नहीं, सिर्फ ऑनलाइन सब कुछ है और कुछ नहीं, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस पार्ट। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।